गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है और कैसे वो धनावेश में परिवर्तित होता है और कैसे ऋणावेश में परिवर्तित होता है। अब आज पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। आज का टॉपिक है आवेश के मात्रक। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। और हम पढ़ रहे थे आवेश के बारे में, तो मैंने इसको इधर ला, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। और कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर और समय का मात्रक हम जानते हैं कि सेकंड होता है। एम्पियर को हम लिखते हैं ए से और सेकंड को लिखते हैं एस से। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड, ए एस शॉर्ट रूम में। और इसी को हम बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। ए एस एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। ये तो इसका मतलब कि एक कूलाम, इसको एम्पियर इंटू सेकंड को एक मात्रक दे दिया कूलाम, अलग से नाम दे दिया। कोई वैज्ञानिक था कूलाम नाम का, उसने अपना नाम दे दिया कूलाम, और इसका मात्रक क्या हो गया? आवेश का कूलाम मात्रक हो गया। अब इसके देखो, ये तो था एमकेएस में। कौन सी पद्धति में है? एमकेएस में। अब सीजीएस में देखो, सीजीएस, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 पद्धतियां होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो एमकेएस में तो इसका मात्रक हो गया कूलाम, और सीजीएस में मात्रक होता है इसका स्टेट कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। अब इसकी और इसकी तुलना करें तो ये होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ये होता है। जब इसकी तुलना करते हैं तो कूलाम बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। कहने का मतलब जो स्टेट कूलाम है उसका 3 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है इस 1 कूलाम का। ठीक है, अब अन्य मात्रक देखते हैं। अन्य मात्रक जो इस आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, अन्य मात्रक वो होता है फेरड। क्या होता है? फेरड। और 1 फेरड बराबर क्या होता है? 96600 कूलाम। कहने का मतलब 1 फेरड के बराबर क्या होता है? कहने का मतलब 1 फेरड बराबर कितना होता है? 96,400 कूलाम। ये 1 फेरड 96,400 गुणा 1 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये थे आवेश के मात्रक। और बात करें आवेश के मात्रक की तो होता है नैनो कूलाम। ये होता है 10 की पावर माइनस का 3 गुणा कूलाम। ठीक है, इसी प्रकार माइक्रो वगैरह ये है, तो इसके अलग अलग मात्रक है। ये तो काम आने वाला है कूलाम, और एक बड़ा मात्रक है फेरड ये। और सीजीएस की बात करें तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ये था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। नया टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? देखो, मैं बात करता हूं, एक कोई ये वस्तु है, एक क्या है? ये कोई वस्तु है। ये मान लिया मैंने कोई वस्तु है ये। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, प्लस का इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ, देने का मतलब इसमें वृद्धि कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, और ये की दूसरी वस्तु है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ? कमी कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसमें तो मैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहा हूँ और इसमें क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन की कमी।
अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करूंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आवेश। जब इसके अंदर मैं कमी करूंगा एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसके बराबर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि आवेश का मात्रक तो क्या होता है, कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक तो कूलाम आ गया, और मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर मैं इस वस्तु पृष्ठ को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, तो इसमें कितना वृद्धि हो जाएगी, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अगर इसमें मैं 2 की दूं तो क्या हो जाएगा, आवेश बराबर, अगर मैं पहले 1 की दी तो 1 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश में पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो इसमें भी 2 की वृद्धि हो जाएगी गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार अगर मैं इसमें 3 की दूं, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दूं तो 3 की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार देखो, इसमें तो मैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहा हूँ और इसमें क्या कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करता हूँ, क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने पर प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो वस्तु के ऊपर क्या आ जाता है, ऋणायन आ जाता है। कहने का मतलब वो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर प्रोटॉन में कमी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाती है। वृद्धि करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। इसी प्रकार किसी वस्तु से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो कमी आ गई, लेकिन किस में वृद्धि हो गई, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो गई। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो कैसी वस्तु होगी, ऋणावेशित होगी। तो कहाँ क्या आएगा इसके अंदर चिन्ह, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि आवेश में वृद्धि किस में हो रही है, माइनस में हो रही है, ना कि प्लस में हो रही है। इसी प्रकार अगर मैं निकाल रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, इधर देखो मैं यहाँ पे तो प्लस लगा रहा हूँ और यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ रहा हूँ। अगर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो मैं मान लो इसके अंदर पहले थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, और तो इलेक्ट्रॉन जितने किसी वस्तु के परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने थे, 10 थे। अब मैं इसको प्रोटॉन तो दे नहीं रहा, क्या जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। मैंने 1 जोड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश में वृद्धि हुई या नहीं हुई, देखो प्लस वाला तो 10 ही रह गया और माइनस वाला कितना चला गया, 11। तो आवेश भी किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार देखो धनावेशित, अगर मैं निकाल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो देखो इसी प्रकार यही वस्तु मान ले कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को तो कितना बच गया, 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना बच गया, प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन बच गया। तो वृद्धि किस में हुई, प्रोटॉन प्लस में ज़्यादा होगी ना। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे आवेश बराबर प्लस 1 निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। 1 निकाल रहे तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। इसी प्रकार 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे तो किसका, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार हम 1 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, तो मैं इसको मान लूँ कि क्या हो गया, n इलेक्ट्रॉन का आवेश। पहले मैंने 1 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 3, ऐसे ऐसे क्या निकाल लिया मैंने, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, n इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो क्या हो गया, प्लस का n इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार इधर क्या आ जाएगा, माइनस का n गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि कर रहे हैं तो वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, तो उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। कमी कर रहे हैं तो वो धनावेशित हो जाएगी, तो उसके ऊपर किसका आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये थी बात। अब बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटम। इसी को क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटम, या इसको बोल दे तो मूलभूत
आवेश भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, आवेश, आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। अगर मैं n जोड़ रहा हूँ, n घटा रहा हूँ, तो इसके आधार पर मैंने क्या लगा लिया, n गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। चाहे जोड़ो या घटाओ इलेक्ट्रॉन का आवेश तो उतना ही रहेगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। तो Q बराबर क्या हो गया, Q बराबर, मैं इधर वाला पहले लिख रहा हूँ, प्लस माइनस n गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये चीज़ है, यही क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। यही क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। कहने का मतलब Q बराबर प्लस माइनस NE, ये क्या हो गया, यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या हो गया, Q बराबर प्लस माइनस NE, यही होता है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। कहने का मतलब जो ये आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, n गुणज होता है। कितना होता है, n गुणज। और n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया, n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आगे तक संख्या इन अनंत तक चलती जाएगी। कहने का मतलब ये n है, ये n है, n क्या है, या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 पूर्ण गुणज। आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत इसके आधार पर समझते हैं कि आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता क्या है। आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ एक बार, फिर समझते हैं। इसके अंदर लिखते हैं आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ n बराबर क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक संख्याएं चलती जाएगी। ये n 1 2 3 4 5 हो गए। पूर्ण गुणज का मतलब ही यही होता है कि वो संख्या कैसी रहेगी, पूर्ण रहेगी अपने आप में। ऐसे नहीं कि 1 आ गया फिर 1.5 आ गया फिर 2 आ गया 2.5, ये ऐसे नहीं होगा। क्या रहेगा, पूर्ण गुणज का मतलब होता है n का मान क्या रहेगा, या तो 1 रहेगा, 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। यह था आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या हो गया कि आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और जो मूलभूत आवेश होता है वही आवेश का क्या होता है, क्वांटम कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। और कुलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, अब नया पॉइंट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। अब नया पॉइंट है, वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, इसको हम आवेश के आधार पर समझते हैं कि कोई वस्तु के द्रव्यमान किसी वस्तु का तो ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा। ठीक है, पहले मैं मानता हूँ एक ये वस्तु है जो कैसी है, उदासीन है। कैसी है, उदासीन। और इसका मैंने मान लिया इसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहा हूँ। कहने का मतलब इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और इसका मैंने द्रव्यमान मान लिया, इसका द्रव्यमान है m डैश। इसी वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इससे क्या कर रहा हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। इससे भी एक इलेक्ट्रॉन, इससे भी क्या निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन। जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई और प्रोटॉन की संख्या में अधिकता। वैसी जितनी थी वैसी की वैसी होगी, तो ज़्यादा हो गया एक प्रोटॉन। तो ये कैसी वस्तु आ जाएगी, धनावेशित आ जाएगी। ये वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। और इसका मैंने द्रव्यमान लिया m
डबल डैश। अब कैसे देखते हैं कि ये m वस्तु इसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा या ये वस्तु इसका द्रव्यमान या ये वस्तु इसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। kg तो क्या है इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है, किसमें m केस में, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एक पद्धति है जिसके अंदर द्रव्यमान का मात्रक क्या मानते हैं kg मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg हो गया। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर चलो पहले कितने ही इलेक्ट्रॉन थे हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी मैंने वर्दी कर दी। तो मुझे बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन की वर्दी की तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg। तो ये बताओ इसके अंदर अधिकता हुई या नहीं हुई इसकी, चाहे ये तो मान कितना ही रहे, लेकिन जो पहले था उससे ज़्यादा हुआ या नहीं, तो कितनी वृद्धि होगी प्लस में हो गया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg। इसी प्रकार देखो अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो ये द्रव्यमान उससे बाहर निकाला या नहीं निकाला मैंने, तो बाहर निकाला तो इसके अंदर क्या हो गया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg की क्या हो गई कमी हो गई, और यहाँ पे क्या हो रही थी वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो इससे तो क्या हो गया इसमें तो कमी हो गई और इससे इसमें क्या हो गया वृद्धि हो गई। तो हम इसकी बात करें तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का क्रम क्या हो गया, ठीक है। पहले कौन रहेगा ये m डैश, जो ऋणावेशित वस्तु होती है उसका द्रव्यमान हमेशा ज़्यादा होता है, धनावेशित का कम होता है, और उदासीन का क्या होता है उन दोनों के बीच में होता है। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान मैंने मान लिया m डैश है, इसका मान तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा उदासीन वाले का, फिर इससे कम किसका होगा m डबल डैश का हो गया। आगे बात समझ में। तो द्रव्यमान में परिवर्तन किसके आधार पर देखते हैं हम, आवेश के आधार पर देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे निकालेंगे। तो निकाल लिया तो क्या हो गई वस्तु धनावेशित हो गई, दे दिया तो क्या हो गई ऋणावेशित हो गई, ठीक है। तो इसके आधार पर हम देख लिया जो ऋणावेशित वस्तु थी उसका द्रव्यमान था m डैश, उदासीन का मैंने माना था m, और जो धनावेशित थी उसका क्या था m डबल डैश। तो क्रम भी क्या हो गया m डैश सबसे बड़ा, फिर m और फिर m डबल डैश। ये था नया पॉइंट। अब इसके बाद में आगे पॉइंट देखते हैं, एक आवेश संरक्षण, जो सबसे मेन पॉइंट है कि आवेश संरक्षित कैसे रहता है उसको पढ़ते हैं। तो नया टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसके लिए हम एक बात करते हैं पहले, विलगित निकाय। इसके लिए हम जानेंगे एक विलगित निकाय, और ये विलगित निकाय होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो 11th क्लास में है कि विलगित निकाय होता क्या है, ठीक है। विलगित निकाय होता क्या है, ये होता है कि ऐसा निकाय, निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, ऐसा निकाय जिसको बाहर से कोई आवेश न तो दिया जा सकता है तथा जिससे कोई आवेश न ही निकाला जा सकता है, वो होता है विलगित निकाय। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था छोटी क्लासों में, कि ऊर्जा संरक्षित कहती है। तो कहने का मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेश को क्या कर सकते हैं कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं ले जा सकते। एक यहाँ से लेके जा रहे हैं तो आवेश रहेगा, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माना कि ये कोई वस्तु है, इसका आवेश क्या है क्यू है। अगर ये यहाँ पे भी जा रही है तो इसका आवेश क्या रहेगा क्यू ही रहेगा, चाहे इसके जो द्रव्यमान है वो m से क्या हो जाए m नोट हो जाए, लेकिन उसका आवेश क्या रहता है
अपरिवर्तित होता है। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी प्रक्रिया हो किसकी, विलगित निकाय की, जिसको हम ना तो उससे आवेश निकाल सकते हैं और ना ही उसको दे सकते हैं। तो कोई विलगित निकाय की कोई प्रक्रिया है, उसका नेट आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात ऐसा विलगित निकाय जिसका कुल आवेश क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, अगर प्रक्रिया के पहले शून्य है तो बाद में भी क्या रहेगा, शून्य। तो नेट आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, तो बदलेगा नहीं। वो होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो मैं लिखता हूं इसके लिए, देखो विलगित निकाय पढ़ लिया, तो इसका आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, विलगित निकाय की प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात नेट का मतलब होता है कुल आवेश अपरिवर्तित रहता है। अर्थात उस निकाय का आवेश क्या रहेगा, संरक्षित होता है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि ये आवेश संरक्षित रहता कैसे है। जैसे मैंने एक प्रक्रिया ली, मैंने ले लिया सोडियम Na+ और Cl-। जब मैंने इनको जोड़ा तो इससे क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, तो एक तो देखते हैं कुल धनावेश और कुल ऋणावेश, और फिर प्रक्रिया के, तो प्रक्रिया के पूर्व है और ये क्या है, प्रक्रिया के पश्चात। तो ये इधर वाला तो क्या हो गया, प्रक्रिया के पूर्व, और ये क्या हो गया, प्रक्रिया के पश्चात। ठीक है, देखते हैं इधर, तो देखते हैं कुल धनावेश और कुल ऋणावेश। ठीक है, कुल धनावेश देखते हैं, प्रक्रिया के पूर्व कितना आवेश है, प्लस कितना है, 1 है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं होता प्लस के आगे, तो उसको हम क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ पे प्लस का 1। अब प्रक्रिया के बाद में कोई प्लस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या मान लिया, शून्य मान लिया, 0 मान लिया। अब कुल ऋणावेश देखो कितना है, -1, इधर भी ऋणावेश तो नहीं है, ये क्या हो गया, 0। ठीक है, तो कुल आवेश देखते हैं हम। मैंने बोला कि नेट आवेश, इन दोनों का कुल आवेश, तो नेट का मतलब कुल, मैंने इसको जोड़ा, एक तो प्लस का है और एक इसका है माइनस का, तो ये क्या हो गया, 0, और इधर भी क्या हो रहा है, 0। आई बात समझ में। कहने का मतलब कोई प्रक्रिया के पूर्व जितना आवेश रहेगा उतना ही आवेश क्या रहेगा प्रक्रिया के पश्चात। तो यही क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश या नेट आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।